ये बात हो रही थी हमारे पास के Kp इज इक्वल टू होता है Kc आर टी पावर डेल एन जी। ठीक है, अब हम चाह रहे थे कि देखें कि सर कब क्या चीज इक्वल होगी और कब किसके इक्वल होगी, वो हम देखना चाह रहे थे। देखिए, डेल एन अगर जीरो होगा तो आपके पास Kp किसके इक्वल हो जाएगा, Kc के। ठीक है, अगर डेल आप कह लें कि जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर हो, तब क्या होगा। अब मुझे बताएं, अगर रिएक्टेंट के मोल्स ग्रेटर होते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, बताएं। नेगेटिव आएगी। रिएक्टेंट क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, नेगेटिव आएगी। तो ये मतलब नीचे चली जाएगी, 1/RT हो जाएगी, ऐसे होगी ना। जी सर। तो आर टी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, केपी इंटू आर टी। बताना नहीं चाह रहा था, प्रूव इस तरह से भी हो जाता है। तो केसी, अब देखे यहाँ पे कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, केपी के साथ। तो मतलब केपी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो रही है केसी में। समझ आ रही बात की या नहीं आ रही। ठीक है, तो मतलब केपी से मल्टीप्लाई होकर केसी आ रहा है, तो मतलब केसी ज्यादा होगा। तो जब जी सर। नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मोल्स ग्रेटर हो तो केसी क्या होगा, ज्यादा होगा केपी से। जी, अब समझ आ गई है। ठीक है, जी। अगर तो मैं कहता हूं कि जी प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं, तो मुझे बताएं डेल एन जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और तो मतलब अब केसी के साथ आर टी मल्टीप्लाई हो रहा है और क्या चीज ऑब्टेन हो रही, केपी। मतलब केसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो केपी क्या होगा, ग्रेटर होगा केसी से। जी, हाँ जी, समझ आई या नहीं आई, बताएं। आ गई सर। चले एक रिएक्शन से समझा देते, पीपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 2HI H2 + I2 मेक्स 2HI। हाँ जी, बताएं इसका क्या होगा, केपी ग्रेटर होगा, लेस होगा, इक्वल होगा। जी, इक्वल होगा। केपी किसके इक्वल हो जाएगा, केसी के। ठीक है, ठीक है। बहुत आसान रिएक्शन आते हैं, आप इक्वेशन से देखकर बता सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज होती है, आपको बता दिया है कि ये चीज होती इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, हम तो बहुत आगे चले गए हैं पीछे। लॉ ऑफ मास एक्शन पहले पढ़ते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि आपके पास रिएक्टेंट मौजूद है, आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो रेट भी इंक्रीज होता जाएगा। रेट क्या होता है, रेट होता है ना चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही रेट होता है या नहीं। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन गोल्डबर्ग और वेग ने इसे प्रपोज किया था 1864 में। ये क्या हमें कहता है कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ये रिएक्टेंट है मिसाल के तौर पर A+B हमारे पास रिएक्टेंट है और इक्विलिब्रियम रिएक्शन में है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। ठीक है, और रेट ऑफ, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका क्या मतलब है कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी उतना ज्यादा रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। समझ आ रही या नहीं आ रही। और जी जितनी सर। ज्यादा बैकवर्ड की कंसंट्रेशन होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी, उतना रिएक्शन क्या करेगा, पीछे की तरफ जाएगा। बैकवर्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली बताने का मकसद है इनका। सर एक बार फिर रिपीट करें। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जी जितनी ज्यादा आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है उतना रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उतना रेट क्या होगा, बैकवर्ड ज्यादा होगा। ठीक है, जी। तो ये लॉ ऑफ मास, अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड के। तो ये इक्वेशन आपने 9th में पढ़ी है, इसको डिराइव करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये सबको ही पता है इक्विलिब्रियम के प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट आ जाएगा।
और ये जो ऑब्टेन होती है हमें रेशियो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट की, से हम क्या कह देते हैं? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, क्यूसी क्या होता है? क्यूसी क्या होता है? क्यूसी आगे पढ़ते हैं हम, टेंशन ना लें। अभी तो केसी नहीं पढ़ा तो क्यूसी कैसे पढ़ लेंगे? ठीक है, क्यूसी पढ़ते हैं आगे, अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है। एक्टिव मास क्या होता है? सर एक क्वेश्चन था पूछे। सर, ये हमारे पास आपने यही बताया ना कि ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमारे पास डिपेंड करता होता है कंसंट्रेशन पर। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ऐसे ही कहा ना आपने? जी जी सर, नेक्स्ट सब बस करवाएं। यही बात है। जी सर, ये दोबारा मैं एक दफा रिपीट करना चाहता हूँ। ये देखिए, एक्टिव मास क्या चीज होती है? एक्टिव मास वो चीज होती है कि आपके पास 20 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनमें से एक्टिव कितने हैं? आपके पास 40 की क्लास की स्ट्रेंथ है, क्लास के स्टूडेंट 40 हैं, उनमें से एक्टिवली लिसनर कौन है? कौन सुन रहा है आपको? तो जितने मॉलिक्यूल, ये जितने आपको सुन रहे होंगे लोग, वो आपके एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे। तो मतलब 20 मॉलिक्यूल में से रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं? 15 कर रहे हैं, तो ये आपकी एक्टिविटी होगी या एक्टिव मास होगा। ठीक है जी। अब है कि एक्टिव मास कैलकुलेट करने के सर मेथड। जी, सर आवाज धीमी आ रही है सर, आप माइक। दोबारा से ज्वाइन करें अगर आवाज का कोई इशू है ना। बाकियों को आ रही है ना आवाज? मुझे सुनती आ रही है। हाँ जी, ठीक आ रही, बाकी को आप दोबारा से ज्वाइन करें। एक्टिव मास को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। कौन सा? पहला मेथड है मोलैरिटी के जरिए कैलकुलेट किया जा सकता है। मोलैरिटी आपको पता होता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक्टिव मास ये होती है, ये जो ब्रैकेट होती है स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम एक्टिव मास कहते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड होता है आपके पास पार्शियल प्रेशर के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर के जरिए। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है, आपको कैसे पता चलेगा? प्रेशर जो हो वो हमें कंसंट्रेशन बताएगा, क्योंकि एक्टिव मास तो कंसंट्रेशन है ना। तो आप कैसे कहेंगे प्रेशर कंसंट्रेशन बताता है? तो देखें फिर, पीवी किसके इक्वल होता है? एनआरटी के। तो पी किसके इक्वल होगा? एन ओवर वी के। सर आपकी आवाज कम आ रही है। पीवी किसके इक्वल होता है? एनआरटी के। और पी किसके इक्वल होगा? एन ओवर वी के ओवर आरटी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आरटी। अब एन ओवर वी क्या चीज होती है? कंसंट्रेशन होती है। बाकी को आवाज नहीं आ रही जी? अब ठीक आ रही है। ठीक आ रही है। ये एन ओवर वी क्या चीज होगी? कंसंट्रेशन। और मल्टीप्लाई किसकी होगी? आरटी के। आरटी कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर किसके डायरेक्टली हो जाएगा? कंसंट्रेशन के। इसका मतलब क्या होगा? जितनी ज्यादा आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। या दूसरे लफ्जों में मैं कह दूं कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, तो दो तरीके हैं एक्टिव मास को डिटरमाइन करने के, एक पार्शियल प्रेशर और एक मोलैरिटी के जरिए। अब हम चलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है आपके पास रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अगर इनके कोई कोफिशिएंट है तो उनकी पावर में आ जाएंगे, रेज टू पावर एन ओवर एम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज है? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपको पता है। अब यूनिट्स ऑफ केसी क्या चीज है? केसी के यूनिट कब होते हैं? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल ना हो प्रोडक्ट के। जब प्रोडक्ट के मोल इक्वल हो किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो, तो केसी हैज नो यूनिट। तब कोई ना कोई यूनिट होगा। ठीक है, यूनिट निकालना तो पता है ना आपको? किसी को ना पता हो तो बताए, मैं समझा देता हूँ। आता है?
आता है ना सबको? जी सर आता है। ठीक है। जी सर। तो हाँ, तो फिर आप मुझे बताएं कि इसका क्या यूनिट होगा। इसका क्या यूनिट होगा जी? सर मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। क्यों? सर गैसियस फॉर्म में है ना, बाकी दो सॉलिड फॉर्म में है तो उनके तो काउंट नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ये किन्होंने जवाब दिया? सर प्लीज हमें बता दें, नहीं आता। जब भी यूनिट निकालने होते हैं तो गैसियस रिएक्टेंट लेने होते हैं, आपने ये याद रख लें। कौन से? जी सर गैसियस। गैसियस। तो जो एक बात मैं आपको बता दूं, एक्टिव मास जो होता है सॉलिड का वो 1 होता है, वो चेंज नहीं होता। एक्टिव मास जो सॉलिड का होता है ना वो इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं होता, क्योंकि आपको पता है सॉलिड तो चेंज नहीं हो सकता ना वक्त के साथ जी, वो तो सेम रहेगा। तो एक्टिव मास ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे सॉलिड हैं तो उनकी जगह पे क्या आ जाएगा? केसी में 1 1 आ जाएगा। और बचता कौन सा है? CO2 बचता है जी। अब समझ आई या नहीं आई? सर सॉलिड कांस्टेंट क्यों रहेगा? वो रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन में तो वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। रिएक्शन की कंसंट्रेशन सेम रहती है। आप शुगर में जब पानी में जब शुगर डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट जब डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो एक वक्त आती है कि उससे ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व नहीं होती। जब आप वाटर को इवेपोरेट कर दें तो आपको उतना ही सॉलिड मिलता है या नहीं? वापिस कांस्टेंट रहती है कंसंट्रेशन या नहीं जी? चेंज तो नहीं होती ना? बताएं। सर प्लीज एक दफा यूनिट दोबारा बता दें। यूनिट आपने गैसियस रिएक्शन के लिखने हैं सिर्फ, बस। ठीक है, सर एक दफा यूनिट्स निकालना समझाना। यूनिट्स निकालना नहीं आता आपको? ये 9th में है बेसिकली। सर समझ आ रही है, लेकिन ये आवाज बार बार स्टक हो रही है तो इस वजह से कुछ चीजें मिस हो रही हैं। ये देखें, यूनिट्स कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ऐसे ही होगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है बताएं? कैल्शियम ऑक्साइड, CO2। रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखें, सॉलिड है ये भी, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, इनकी जगह पे 1 लिख सकते हैं जी, क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी ना वक्त के साथ। ठीक है, तो इन्हें 1 लिख सकते हैं हम। तो जी सॉलिड की कंसंट्रेशन क्यों नहीं चेंज होगी? सॉलिड की कंसंट्रेशन आप कैसे चेंज कर सकते हैं मुझे बताएं? सॉलिड के ऊपर कोई टेम्परेचर इफेक्ट करता है? जब उसे टेम्परेचर सेट करेगा तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है सॉलिड में जी? जब हीट करें सर जो मेल्ट नहीं हो। आप शुगर है, इसकी मैं मिसाल तो दे रहा हूं आपको कि एक जनरल सी एग्जांपल लेते हैं हम। शुगर को आप पानी में डिसॉल्व करते हैं, 10 ग्राम शुगर ली थी, तो क्या 10 ग्राम शुगर 15 ग्राम हो जाएगी, 20 ग्राम हो जाएगी जी? 10 रहेगी। वो तो सर डिसॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब रिएक्शन में पास। हाँ, बात तो सुने, वाटर में जाएगी तो डिसॉल्व हो जाएगी, लिक्विड बन गया। अब बताएं कि वाटर को आप इवेपोरेट कर दें तो वही 10 ग्राम वापस ना आ जाएगी? बताएं, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से हम इन्हें इवेपोरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? थोड़ी आपकी आवाज कट रही है। आवाज आ रही है? किसी को आवाज आ रही है यहाँ पे? बाकियों को? ये शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, माइक ओपन है बच्चों के से।
ये बस आपका उनकी आवाज माइक ओपन है यार, इन्हें माइक ऑफ करके सुने फिर आवाज। बाकियों को आ रही है आवाज? सर जी आपकी सर, आवाज ज्यादा हो रही है, कभी किस कम किस हो को जाती आवाज है। वॉइस का बिल्कुल इशू है? किस किस को वॉइस का इशू बताएं। आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है, उधर नेट का प्रॉब्लम है। जी ठीक आ रही सर, है आवाज? सही आवाज। देखिए जी सर, आवाज सही मेरे आ पास रही है। नेट के सिग्नल फुल है। सर आपकी आवाज ठीक आ रही है, बस ये जब माइक ऑन होते हैं ना बच्चों के तो फिर बहुत शोर आता है घरों का उनका। तो फिर माइक ऑफ किया करें काइंडली, और जिनका नेट का इशू है ना वो दोबारा से ज्वाइन करें। मेरे पास वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है यहाँ से। वहां पे नेट का इशू हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सिग्नल फुल होते हैं। तो सॉलिड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, हमें वही कंसंट्रेशन ऑब्टेन हो जाती जब आप इवेपोरेट करते हैं वाटर को। समझ आ रही बात की? तो अब यहाँ पे 1, इसको 1 लिख सकते हैं और नीचे वाले को 1। तो पीछे क्या बचता है हमारे पास? CO2, क्योंकि ये गैसेस मॉल थे। जी समझ नहीं आई तो बताएं। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर DM3, यही होगा ना यूनिट? हाँ जी जी, सर। तो इस तरह जी से सर यूनिट। समझ आ गई, थैंक यू। तो अब एक तो बात याद रख लेनी कि सॉलिड जो होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर दूसरी चीज कोई चीज एक्सेस में ले लें हम, जैसे वाटर को लेते हैं एक्सेस में, तो वो भी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन भी 1 लिखते हैं। ठीक है, अगर गैसियस की फॉर्म में आपको रिएक्टेंट दिया गया हो तो उसके लिए आप Kp लिखते हैं। अगर लिक्विड का सॉल्यूशन हो तो उसके लिए आप Kc लिखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको हम देखते हैं। ये सबसे पहले तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इस पे इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अभी आपको प्रूव कर चुका हूं ये बात, मैं बता दी ना। सर 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 हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई, अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास लिक्विड में आ जाए, तो सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जब उसके यूनिट लिखेंगे तो उसकी भी हम यूनिट ही लिखेंगे, या फिर जो प्योर एक्सेस में लिक्विड होगा जस्ट होगा तो उसी की? प्योर लिक्विड होगा तो उसकी यूनिट ही लिखेंगे। मिक्सचर होगा तो उसकी यूनिट ही नहीं लिख सकते, जैसे वाटर होता है। ठीक है, प्योर लिक्विड से मुराद होती कि उसके साथ कोई और चीज ना अटैच हो। वाटर कांटेक्ट किस में हो? वाटर में हो, सिर्फ उनका फेज चेंज हो, लिक्विड हो या गैस हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड की 1 आ जाएगी। ये प्योर लिक्विड होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होती रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती, पहली बात। इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, दूसरी बात ये कैटालिस्ट पे डिपेंड नहीं करती। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी कैटालिस्ट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये जो डिपेंड करता है वो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप किसे कैसे शो करवा रहे हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे भी मैंने करवाए थे, यहाँ भी करवाऊंगा अभी। इसकी प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता नहीं सकता। कैसे? लेट्स सपोज ए रिएक्शन AB था, C बन गया। अगर इसको मैं इन्वर्स कर दूं तो क्या बन जाएगा? AB। अब इसका KC क्या होगा? इसका K क्या होगा? C/AB होगा। ऐसे होगा या नहीं होगा बताएं? जी सर ऐसे ही होगा। नीचे वाले का क्या हो जाएगा? AB डिवाइडेड बाय C। AB डिवाइडेड बाय C। तो मतलब अगर सेम रिएक्शन हो लेकिन एक दूसरे का अपोजिट हो तो वो क्या हो जाएंगे? इनवर्स हो जाएंगे। समझ आई या नहीं आई? जी सर आ गई है। ठीक है, तो ये तो एक प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखें। N2O2 है मेरे पास, 2NO। अब देखें अगर मैं इसे, इसका K क्या होगा? K होगा KC।
अगर इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसी चीज से तो वो जो इसके इक्विलिब्रियम की पावर पे चली जाएगी। कैसे? अगर मैं 2 से इसे मल्टीप्लाई करता हूं 2n2 प्लस 2o2, देखें फिर क्या होगा, 4no बनेगा। अब ये इसका नया जो इक्विलिब्रियम आएगा के ई, वो किसकी पावर में चला जाएगा, के की पावर n। n क्या था, 2 आ जाएगा जिससे हमने मल्टीप्लाई। जी इस बात की समझ आई या नहीं आई, बताएं। दोबारा बता दें। कि जो हमने अगर इस रिएक्शन को जिससे मल्टीप्लाई करना है ना, जिससे भी आपने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना है, वो उसकी पावर में चला जाएगा, इक्विलिब्रियम जो ओल्ड था उसका। ठीक है, इसका प्रूफ मैं अभी बताता हूं आपको। प्रूफ देखें इसका, कि मेरे पास थी N2 गैस और O2 गैस, 2NO2। ठीक है, अब इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, NO की पावर 2, N2 और O2। अब इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 1 को, तो क्या आएगा, 2n2 प्लस 2o2 मेक्स 4no। ठीक है, अब देखिए इसका के क्या आएगा, के ई, इसका के क्या आएगा आपके पास, NO की 4 ओवर N2 की 2 एंड O2 की क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब मैं 2 को ऊपर लिख सकता हूँ सबके, ऐसे लिख सकता हूँ NO की 2 की 2, सारों के ऊपर 2 लिख सकता हूँ, और N2। यस सर। तो देखे पावर में चलेगी या नहीं चलेगी जी। इस ये तो पहले वाला केस ही ना आ गया, तो के की पावर में चलेगी वो पावर। हाँ जी, अब समझ नहीं आई तो बताएं। के ई किस चीज को इंडिकेट के कर रहा ई है? नहीं को इंडिकेट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये समझ नहीं आई तो बताएं। वो डिफरेंस रखने के लिए बताया गया आपको, आ गई ये जी समझ। सर। जी सर। तो ये तो अगर मल्टीप्लाई हो रही हो कोई चीज, ठीक है, ये तो तब था। अब क्या है, अब दो चीजें अगर ऐड हो रही हो और तीसरी चीज बनाए, जैसे ए जा रहा है बी में और एक्स जा रहा है वाई में। ठीक है, इसका K1 क्या है आपके पास, बी ए, चलो K1 को छोड़ो, इसका K क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो चीजें ऐड हो रही हो, लॉग के कानून के मुताबिक अगर दो चीजें ऐड हो रही हो तो वो क्या करेंगी, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो इनका टोटल इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, KC इज इक्वल टू K1 को मल्टीप्लाई कर देंगे K2 से। समझ आई या नहीं है, बताएं। हाँ जी, कि अगर दो रिएक्शन मिलकर एक तीसरा रिएक्शन बना रहे हो, तो जो नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम होगा तीसरे का, वो मल्टीप्लाई होगा K1 से और K2 से, जो पीछे वाले रिएक्शन होंगे। हाँ जी, क्लियर। सर ये एक तरह का मल्टी स्टेप रिएक्शन का प्रोसेस है। हाँ जी, ये होता है कि अगर दो रिएक्शन, एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और दूसरा भी इक्विलिब्रियम में है, अगर उन दोनों को कंबाइन किया जाए तो एक तीसरा रिएक्शन पैदा हो, जो वो भी क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा, अभी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब इसमें मैं मजीद अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप कर दूंगा। ठीक है, इसकी समझ आई है। सर ये जो आपने लिखा है K1 इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, ये कैसे लिखा है? K1 इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, डिवाइड की फॉर्म में आना था। हाँ डिवाइड, यहाँ पे बटा लगा लें। इतनी चीजें देखें, जो काम की चीज होती है उस पे फोकस करते हैं। ये आपको पता है कि केसी कैसे लिखते हैं। ठीक है, जो चीज है इस पे फोकस करें। ये समझ आई या नहीं आई, आ गई है ना इसकी समझ। जी ठीक है, सर, आ गई है। जी सर आ गई। तो अब कुछ एग्जांपल करते हैं। मैंने पिछली दफा सेशन करवाया था ना, तो उसमें मैंने इसमें से दो दो एमसीक्यूज पूछे थे, मोस्टली के गलत थे। हालांकि मैं पता नहीं, मुझे हैरानगी होती, वो इंतहाई आसान क्वेश्चन थे, फिर भी गलत कर गए, हद होती है। लेकिन आप लोगों से मैं एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखता
अब इसका केसी लेट्स सपोज 49 है। अब देखें कि आपने बताना है इसका अब इसका जी केसी क्या होगा इस रिएक्शन का, बताएं। हाँ जी, इस रिएक्शन का केसी क्या होगा बताएं, जल्दी बताएं कितना होगा इसका। सर 7 होगा। 1/7 होगा ना। क्यों? क्योंकि यहां से मल्टीप्लाई कितने से किया था हमने, 1/2 से किया ना। देखिए 1/2 से कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 से किया था डिवाइड, 1/2 आ गया इधर भी। तो जिससी पावर से मल्टीप्लाई किया था वो केसी के किस ऊपर चली जाएगी 1/2। केसी कितना है, क्योंकि ये रिवर्स भी हो गया है, तो केसी क्या हो जाएगा 1/49 हो जाएगा, और पावर क्या आ जाएगी 1/2 हो जाएगी, तो 1/7 आ जाएगा। ये समझ नहीं आई तो बताएं। सर ये दोबारा बता दो। सर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बता दो। देखें इसका केसी क्या था 49 था, ठीक है। और अब देखें कि जी ये रिएक्शन रिवर्स भी हो गया है, तो केसी कितने रिवर्स हो जाएगा 1/49 हो जाएगा। समझ आ रही बात की? और आपने 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। देखिए ऊपर वाले रिएक्शन को नीचे वाले में ये 2 गायब हुआ पड़ा है। सर आपने ये जो सेकंड रिएक्शन में नीचे H2 लिखा हुआ है वहां पे ऐसा ही नहीं है ना? यार इसे अच्छा ही लिख लेना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मेन बात पे हमने फोकस नहीं करना, लिखने में मिस्टेक हो जाती है उसे तो इग्नोर करें काइंडली। अब देखिए दोबारा से समझाना पड़ेगा मुझे, वो आप लोग मुझसे ज्यादा जानते क्या चीज आएगी, उस बात की फिक्र ना करें। मुझे पता है आप लोग को ज्यादा आता है, लेकिन जो चीज मेन है उस पर फोकस करें। मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं उसको समझे। अब इसका केसी क्या होगा नीचे वाले का, देखिए केसी क्या हो जाएगा, एक तो रिएक्शन क्या हो गया रिवर्स हो गया, तो केसी 1/49 हो जाएगा क्योंकि रिवर्स हो गया। दूसरा ऊपर में देखें, ऊपर यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो मतलब क्या है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इससे 1/2 से किया, इससे भी 1/2 से किया, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पावर में चला जाएगा वो 1/2, मैंने पीछे आपको प्रूव किया है जी। अब समझ आई या नहीं आई बताएं। हाँ जी सर आगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी 1/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि ये 1/49 क्यों लिखा है। ये मैंने एज्यूम्ड वैल्यू लिखी है, आप लोगों को समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, सर कि नहीं, इसका वैसे तो हमारी के की वैल्यू 49 थी ना। हाँ जी, तो 1/49 इसलिए लिखा है कि रिएक्शन रिवर्स हो चुका है। अच्छा सही, ठीक है सर। ठीक है, नेट का इशू देखे मैं सॉल्व नहीं कर सकता, पहली बात आपसे बता दूं। मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं हूं कि हर घर में नेट पहुंच जाए। ठीक है, नेट का इशू आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं पहली बात तो, क्योंकि सर ये देखें आप, जी आपने कहा कि ये जो पहला रिएक्शन हमने किया है इसमें जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसके 2 नंबर मॉलिक्यूल्स बने हैं प्रोडक्ट में, जी जबकि नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोगों ने इसकी डिसोसिएशन की है तो यहाँ पे नंबर मॉलिक्यूल सिर्फ 1 थे। तो हमने इनका जब कंपैरिजन किया तो हमने कहा कि यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 थे, इसलिए हमने उसको ऊपर वाले को डिवाइड कर दिया 2 से। ऐसे नहीं है, मैंने आपको बताया कोई चीज भी मल्टीप्लाई करेंगे आप रिएक्शन से, ठीक है, तो वो उसके पावर में चली जाएगी इक्विलिब्रियम के। समझ आ रही बात की? तो फिर आपने 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? सर ये न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड सर ये इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन 1/2 है हमारी। कैसे? मैंने आपको पहली बात एक बता दी है कि जी ये देखें A+, ये मैंने आपको
बार बार समझाना है, पता नहीं आप लोग सुनते नहीं है, नेट का इशू क्या इशू है मुझे नहीं समझ आ रही इस बात की। हालांकि ये मुश्किल है ही नहीं। 2NO बन गया, ठीक है, इसका के क्या है, के आ गया, इसका इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर, या 1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इक्वेशन क्या बन जाएगी, NO बन जाएगी। तो इसका के क्या आ जाएगा, 1/2। जो जिस चीज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इसके के की पावर बन जाएगी। हाँ जी, समझ आई या नहीं आई? सर वो यही चीज पूछ रही है कि 1/2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, किसी और फिगर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ही वही थी उसमें, तो अब मुझे बता दें, फिर चलें आप मल्टीप्लाई करके बता दें मुझे किससे मल्टीप्लाई करें। अभी आप लोग बताएं मुझे कि जी किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। हाँ जी, अब मुझे बताएं कि नीचे वाली इक्वेशन कैसे आएगी, ऊपर वाली से बनानी है, बताएं, अब बताएं साइंसदानों जी। सर डिवाइड करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को 1/2 से। हाँ तो मैंने भी तो वही किया है ना, क्यों नहीं माइंड लगाते आप? तो अब समझ आ गई है या नहीं आई है? तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के मुताबिक आपने चलना है। आपको इसका ऊपर वाली का केसी दिया हुआ है 49, नीचे वाली का फाइंड करना है आपने। वो कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर वाली से नीचे वाली को बनाएंगे, ठीक है जी। क्लियर है ये पॉइंट? जी सर क्लियर है सर। बस एक दफा जो है वो ओवरऑल समराइज अगर करें तो ये होता है ना कि अगर हमारे पास रिएक्शन सेम है, मतलब रिवर्सिबल जो है वो सॉरी हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की जगह पे आ गए में, तब हम लोगों ने उसको 1/kc लिख लेना है। हाँ जी, क्योंकि रिवर्स हो गया ना रिएक्शन, जब रिवर्स होगा तो चेंज ना हो जाएगा, उल्ट ना देंगे हम उसे। जी सर, और ऊपर पावर यस तो वही आएगी जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, ठीक है। आई होप आपको समझ आनी चाहिए, ये तो बहुत आसान चीजें हैं ये क्योंकि ये आपको यूनिवर्सिटी में कभी किसी ने पढ़ाई नहीं होगी, मुझे इतना तो पता है, ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप लोग। क्योंकि मुझे पता है, मैं भी यूनिवर्सिटी में से पढ़ रहा हूँ, पढ़ के आया हूँ, ये समझ ले। और यूनिवर्सिटी में कोई चीज नहीं ऐसे पढ़ाते, ठीक है ये वाला तो सर चैप्टर ही नहीं है जी। यूनिवर्सिटी सिलेबस में, तो ये चैप्टर ही नहीं है। हाँ जी, बस वो एफर्ट, पता क्या है, ये चीजें थोड़ी सी नई चीजें हैं और ये चीजें ऐड करनी चाहिए हमें, ताकि कुछ ना प्रोवाइड हो। हमारे पूरे पीछे भी ना कहीं दिया सुने है ना कुछ नहीं वजह से। चले बहरहाल इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो मसाइल भी ठीक हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छे लोग भी होते हैं यूनिवर्सिटी में, और जी मेहनत भी करवाते हैं, बहुत से लोग होते हैं। और कुछ काली भेड़े जिन्हें आप समझ ले वो हर जगह पे ही होती हैं। इंशाल्लाह आप लोग पढ़ाएं ना, अब जो न्यू जनरेशन आ रही है आप लोग पढ़ा रहे हैं मोस्टली, तो आप लोग उन्हें मजीद बेहतर, मैं थोड़ी सी चीज बता रहा हूँ, आप मजीद उसे मॉडिफाई करके बताएं, ताकि उनमें इंस्पायरेशन पैदा हो के केमिस्ट्री को मुश्किल नहीं है, ठीक है। आवाज आ रही है ना सबको? जी सर आ रही है। थोड़ी सी मेहनत होती, बाकी सब ठीक है। अच्छा देखिए, टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होता है, ये चीज हमने देखनी है, टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होता है। अब दो तरह के रिएक्शन होते हैं हमारे पास, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। एंडो के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज। एक्सो के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, डिक्रीज। ठीक है। अब इसकी समझते कोशिश करते हैं। अब पहले एंडो को बनाते हैं। ये कौन सा एंडो है, एक्सो है? हाँ जी, ये एंडो है एक्सो है? रेड पहले वाला एंडो। अब एक बात बताइएगा, एनर्जी किसकी ज्यादा है इसमें,
1 में एनर्जी किसकी ज्यादा है? ये एनर्जी है यहाँ पे जी। प्रोडक्ट्स की ज्यादा है, फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट्स की ज्यादा है। ठीक है, अब मुझे बताएं रिएक्शन को मैं अगर एनर्जी दूं तो कौन एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा वाला कम वाला? जी, रिएक्टेंट को सर एनर्जी ज्यादा वाला एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। कम वाला करेगा। सर कम वाला, क्योंकि जो है एंडो कम उसमें वाला एनर्जी करेगा एब्जॉर्ब ताकि होती वो उसकी डिमांड को मीट कर सके। एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर होती है? ज्यादा से कम की तरफ ना। तो कम वाला ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ये एक्टिवेशन एनर्जी उसे गेन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एनर्जी किसकी ज्यादा है? रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है। अब यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी चाहिए थोड़ी सी, लेकिन उस रिक्वायर्ड अमाउंट के बाद अगर मैं एनर्जी बढ़ाऊं तो मुझे बताएं कि किसकी एनर्जी कम है? प्रोडक्ट की है। कम है। प्रोडक्ट फिर क्या कर देंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैकवर्ड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। समझ आई या नहीं आई? हाँ जी जी सर आ गई। ठीक है, तो बात कहने का मकसद क्या है, जिसकी एनर्जी कम होगी वो एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है जी। सर ये हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये इस तरह नहीं हम कह सकते कि जब एक्सो में हीट हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा रिएक्शन रिवर्स जाएगा, तो रेट तो तब भी बढ़ सकता है। रिएक्शन रिवर्स जाएगा फिर रेट तो तब भी बढ़ रहा है ना, वो फॉरवर्ड की बजाय रिवर्स वो जा तो रहा है। हाँ, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट तो इंक्रीज करता है। सिर्फ एक ही फैक्टर है जो केसी को चेंज कर सकता है, वो क्या है? नेट ना दबा दे दो आप। वो टेम्परेचर है सिर्फ। समझ आ रही बात क्या नहीं आ रही है? क्यों चेंज करता है? क्योंकि टेम्परेचर जो होता है रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज कर देता है एंडो में, और इसमें क्या कर देता है? प्रोडक्ट की एनर्जी इंक्रीज कर देता है। जब एनर्जी इंक्रीज करेगा तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में पार्टिसिपेट करेंगे? रिएक्शन में। समझ आ रही बात की? जी सर। तो टेम्परेचर वो वाहिद फैक्टर है जो केसी को चेंज कर देता है, बाकी कोई चीज नहीं। ये तो मीटिंग सर हमने ये लिखा नहीं है कि एक्सो में जो टेम्परेचर बढ़ाने से तो रिएक्शन कम हो जाता है। हाँ जी, वो उसकी ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा है। सर वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिहाज से होगा। हाँ जी, वो फॉरवर्ड का हम क्या चाह रहे होते हैं? प्रोडक्ट चाह रहे होते हैं। जब प्रोडक्ट ही ना मिलेगा फिर रिएक्शन करवाने का क्या फायदा? समझ आ रही बात की? हम ये तो नहीं चाह रहे कि बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाए दोबारा से रिएक्टेंट में, ये नहीं चाहेंगे ना।